नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओशो एडू सेंटर में। तो आज भी हम लोग यहाँ पर जो है सेट, जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे से अभी बिहार एसएससी का जो सीरीज चल रहा है, जो कि लगभग 29 सेट आप लोग को वीडियो के माध्यम से मतलब सोल्व कर चुका हूँ, और जो कि जीके जीएस वाला पोर्शन रहता है। और आज भी हम लोग अगले सेट को यहाँ पर सोल्व करेंगे, लेकिन आपको आज जो है टिक लगा हुआ क्वेश्चन मिलेगा। और अगले वीडियो में फिर हम लोग बिना टिक लगाए हुए लाएंगे और उसको हम लोग अच्छी तरीके से ऑप्शन के थ्रू पढ़ेंगे। आज आप लोग इसको रिवीजन के पर्पज से देखिएगा। और बाकी बात, यहाँ पर जो प्रश्न है सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट सब है एग्जाम ऑफ व्यू से, और एग्जाम में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसे आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो को कवर कर लीजिएगा, इसकी मत कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पर बहुत मायने रखता है एग्जाम के व्यू से। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए प्रश्न देखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है कि संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका समस्त कार्यों का नीतियों के लिए उत्तरदायी होता है। तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये होता है वो विधायिका के प्रति होता है। ठीक है, तो ये विधायिका के प्रति इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। इतना आप लोग याद रखिएगा। और कार्यपालिका को मतलब विधायिका से अलग एक आर्टिकल, ये बता दूं कि आर्टिकल 50 जो है, 50 में जो है अपना जिक्र है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। तो ये आर्टिकल 50 में है। और आप लोग को पता है आर्टिकल 50 जो है वो डीपीएसपी में आते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसी के अंदर ये आर्टिकल 50 है। तो इसी में जो है राज्य क्या कहते हैं, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, ये आर्टिकल 50 में है। तो इतना आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न से। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अपना नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो यहाँ पर जैसे कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करना, ये तो सिर्फ राज्यसभा को प्राप्त नहीं है। यहाँ महाभियोग जो उस पर संसद के द्वारा लगाया जाता है। और नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो उपराष्ट्रपति को पदच्युत करना, तो उपराष्ट्रपति को पदच्युत करना सिर्फ राज्यसभा के हाथ में नहीं दिए भी। ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। और जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा कि नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना, तो ये जो है सिर्फ राज्यसभा को प्राप्त है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी अपना प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बात ऑप्शन नंबर 4 देखें तो यहाँ पर है कि भारतीय राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना। तो राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन जो है वो संसद के द्वारा किया जाता है, ना कि राज्यसभा के द्वारा। और संसद के तो दो भाग हो जाते हैं, जैसे कि एक राज्यसभा हो गया और लोकसभा हो गया, तो दोनों आ जाते हैं संसद में। तो सिर्फ राज्यसभा नहीं कर सकते, क्योंकि ये संसद कहने का मतलब हो गया लोकसभा और राज्यसभा, उसमें दोनों आ जाते हैं। तो दोनों मिलकर सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, ना कि केवल राज्यसभा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि राज्य जो है वो संघों का संघ है, यह कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती है? तो ये बहुलवाद जो इसका समर्थन करती है। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है कि पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हेतु कुल कितने पद सृजित है? तो पटना उच्च न्यायालय जो है पटना, ये न्यायाधीश हेतु जो टोटल 53 पद जो है वो सृजित है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपना आ जाता है यहाँ पर कि बिहार के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। तो किसके द्वारा विस्तार किया जा सकता है? तो ये किया जाता है बिहार प्रदेश के विधान मंडल द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बिहार प्रदेश का विधान मंडल द्वारा। जैसे कि आप लोगों को पता है केंद्र में संसद होता है, उसी प्रकार जो राज्य होता है उसमें विधान मंडल होता है। तो बिहार का लोक सेवा आयोग के कार्यों का जो विस्तार होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न रहता है निम्नलिखित 29 में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है उसको छांटना है यहाँ पर। तो जैसे कि अनटू दिस लास्ट, ये पुस्तक अस्किन बॉन्ड का है, ये सही है। और डेमोक्रेटिक थ्योरी, ये जियोवन्नी सर्टोरी का है, ये भी सही है। और बात करें यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस का, तो ये पामर एंड जर्किंस का है, ये भी सही है। लेकिन बात करें व्हील ऑफ हिस्ट्री का, तो ये जवाहरलाल नेहरू का पुस्तक नहीं है, बल्कि व्हील ऑफ हिस्ट्री जो ये राम मनोहर लोहिया जी का है। तो आप लोग याद रखेंगे कि ये किसका है, व्हील ऑफ हिस्ट्री, ये राम मनोहर लोहिया जी का है। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है?
तो लिखित संविधान ये तो संघीय व्यवस्था का है, जैसे कि अपना भारत हो गया, भारत एक संघीय व्यवस्था है, इसमें लिखित संविधान है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये भी सही है। सुदृढ़ न्यायपालिका, तो ये भी सही है, लेकिन प्रतिबद्ध नौकरशाही ये नहीं होता है संघीय का व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 8 नंबर की, राज्य विधानसभा परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से चुने जाते हैं, सॉरी किस श्रेणी से नहीं चुने जाते विधान परिषद। जैसे कि राज्य में क्या होता है, एक विधान परिषद होता है, एक विधानसभा होता है, और जैसे कि देश की बात करें, देश में जो होता है वो केंद्र में कौन कौन सा होता है, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। तो यहाँ पर राज्यसभा की जगह पर विधान परिषद होता है। वही पूछा जा रहा है आप लोग को कि राज्य विधान परिषद के सदस्य जो है वो किसके द्वारा नहीं चुने जाते। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। स्थानीय निकायों या पंचायतों के सदस्य के द्वारा चुना जाता है, ये भी इसमें वोट देते हैं चुनने में। शिक्षक भी इसमें भाग लेते हैं, स्नातक विद्यार्थी भी भाग लेते हैं, लेकिन उद्योगपति जो इसके निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उद्योगपति। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है अपने यहाँ पर, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणा पथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है। ये बताई है 12। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से मयूर सिंहासन पर तख्त ये ताऊत पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था। तो इस पे बैठने वाला अंतिम शासक जो वो मोहम्मद शाह था। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 11, और इसमें पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन के बारे में दिया गया, बताना कि इनमें से कौन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो यही प्रश्न जो है, सॉरी यही ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि जो असहयोग आंदोलन जो है वो क्या कहते हैं स्थगित किया गया था चौरा चोरी कांड से, जो कि 1922 में हुआ था। लेकिन यहाँ पर दे दिया गया है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण इसको बंद किया गया था। ये क्या है ऑप्शन गलत है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा मकबूल। और ऑप्शन हम लोग देख लेंगे कि असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में समाप्त हो गया था, ये बात सही है। तो 1920 में असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था और चौरा चोरी कांड हुआ था 1922 में, उसके बाद क्या हुआ था, उस महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था। तो ये बात सही है। बारदोली प्रस्ताव में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी, तो ये भी सही है। और इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर भाग लिया था, तो ये भी सही है। तो गलत था ऑप्शन नंबर ये, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि अशोक के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथन के बारे में विचार करना है। कह रहा है कि अशोक एक पहला शासक है जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश किया। तो ये सही है, क्योंकि अशोक ही एक पहला शासक था जिसने क्या किया था, अभिलेखों के माध्यम से अपना संदेश पहुंचाने का कोशिश की थी। और नेक्स्ट यहाँ पर अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में, तो ये गलत बात है। अशोक की ज्यादातर अभिलेख जो खरोष्ठी लिपि में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, अशोक ने अपनी पुस्तक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया। तो ये कलिंग युद्ध का वर्णन क्या है, ये बात सही है। तो ए नंबर और 3 नंबर सही है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट हो जाएगा ए और 3। इसी प्रकार प्रश्न जो है वो चुनने वाला रहता है, इस प्रकार का आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है। तो कुषाणों की दूसरी राजधानी जो वो मथुरा रही है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी। तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत जो किया था वो आप लोग को पता है कि सिख धर्म के जो प्रथम गुरु थे वो गुरु नानक जी थे। इसी ने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी। और आप लोग को बता दो कि गुरु गोविंद सिंह ये क्या थे, सिख धर्म के सिख गुरु थे, अंतिम सिख गुरु थे। और इसको बोला जाता है, या फिर कह सकते 10वें सिख गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। और रामदास हो गया अपना चौथा गुरु। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे। वो नेक्स्ट प्रश्न अपना आ जाता है यहाँ पर प्रश्न संख्या 15। और इसमें आप लोग पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 15 में कि दक्कन के बहमनी साम्राज्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं ये चुनना है। तो इसी प्रकार का ज्यादातर यहाँ पर क्वेश्चन कथन बनाए हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सब बिना डिटेल्स में पढ़े हुए आप लोग इसका अच्छी तरीके से जवाब नहीं दे पाएगा। तो अच्छी तरीके से इसको पढ़ा कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर है कि सॉरी यहाँ पर ऑप्शन है कि अली आबिद शाह बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। तो बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक था ये अली शाह बहमनी साम्राज्य था, ये गलत बात है।
क्योंकि इसका जो संस्थापक था वो बहमन शाह था, ना कि आबिद शाह बहमनी था। तो ये ऑप्शन गलत दिया था। और 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ये सही है। बहमनी साम्राज्य की पहली राजधानी गुलबर्गा थी, ये भी सही है। बहमनी साम्राज्य को 4 प्रांतों गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बिदर में विभाजित किया गया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ये ही गलत था, जिसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि महात्मा गांधी की जो पुस्तक है हिंद स्वराज, ये किस वर्ष लिखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा? तो ये लिखा गया था 1909 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर होगा 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को सही कालानुक्रम है। तो इसको सही कालानुक्रम मतलब बढ़ते क्रम में सजाना है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। अब कैसे कैसे है, तो इसका आप लोग आंसर देख सकते हैं कि खानवा का युद्ध जो है वो हुआ था 1527 ईस्वी में, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, और सामूलगढ़ का युद्ध जो हुआ था वो 1658 ईस्वी में हुआ। तो ये क्रम है जिसे आप लोग जरूर याद रख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 18 की 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? यह क्या था? जून 1948 ईस्वी में घोषणा की थी, लेकिन 15 अगस्त 1947 में ही अपने देश को आजाद मिल गया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि 19 नंबर कि निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था, अहमदाबाद मिल आंदोलन ये 1918 में हुआ था, मार्च 1918 में, मार्च की शुरुआत में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह पता है कि 1917 में हुआ था, और खेरा सत्याग्रह जो है वो 22 मार्च 1918 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर इसका क्रम की बात करें, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा 3 नंबर। फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था मार्च 1918 में, मार्च की शुरुआत में हुआ था, तो ये हो जाएगा 2। फिर हो जाएगा खेरा सत्याग्रह हुआ था 22 मार्च 1918 को। फिर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। तो इसे आप लोग क्रम से सजा लेंगे ईस्वी के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग देखें तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 20 नंबर। और 20 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तीसरे सत्याग्रही जो ब्रह्मदत्त थे। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 21 की श्यामता का मात्रक क्या होता है? श्यामता का मात्रक होता है पॉइज। निम्नलिखित युग्मों में से ऐसा मात्रक का एक समान ऊर्जा समान है, किसका ऐसा मात्रक समान होता है? ऑप्शन नंबर बी में देखें आप लोग, कार्य का मात्रा जूल होता है, ऊर्जा की मात्रा भी जूल होता है, इसके दोनों का यूनिट सेम है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इससे आप लोग पता है कि ध्वनि की निर्धारित तो ध्वनि का जो तीक्ष्णता है वो आवृत्ति पर डिपेंड करता है, मतलब आवृत्ति पर निर्भर रहता है। लेकिन अगर बात करें आवृत्ति का, तो आवृत्ति जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? लेमडा का, मतलब तरंग दैर्घ्य का। तो आवृत्ति पर अगर डिपेंड है तो तरंग दैर्घ्य पे भी डिपेंड होगा इसकी तीक्ष्णता। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर की ध्वनि की तीक्ष्णता जो है वो ध्वनि के तरंग दैर्घ्य के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न आ जाता है अपना, और इसमें हम लोग को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो घर्षण बल जो शामिल होता है वो गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट होने में ये होता है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन के समय जो घर्षण बल शामिल होता है। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर जाता है कि निम्नलिखित में से क्या रेडियो एक्टिव क्षय का एक प्रकार नहीं है? जैसे आप लोग पता है रेडियो एक्टिव किरण कौन कौन सा है? अल्फा बीटा गामा है। तो यहाँ पर अल्फा क्षय हो जाएगा, गामा क्षय हो जाएगा, बीटा क्षय हो जाएगा, लेकिन डेल्टा क्षय इसमें नहीं आता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कि लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। तो लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा है? तो केचवा है। जैसे आप लोग देखते हैं केचवा में लाल रक्त नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि और ये किसमें आता है जिसका कि खून जो वो लाल नहीं होता? जैसे कि आप लोग देखे होंगे कॉकरोच देखे होंगे, तो कॉकरोच का खून भी व्हाइट होता है, मतलब उजला होता है, ना कि लाल होता है। निम्नलिखित में से किस घटना के पश्चात तारे टिमटिमाते हैं? तो तारा जो टिमटिमाते हैं वो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो टिमटिमाते हैं। तो अपवर्तन के कारण ही प्रकाश जो आकाश में तारे होते हैं वो टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 28 की प्रकाश की गति निम्न से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? तो जैसे पता है कि आप लोग को कि जिस माध्यम जो जितना सघन होगा उसमें प्रकाश की
चाल जो है उतने ही कम होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे अधिक सघन माध्यम जो है वो कांच हो जाएगा, सीधा। इसमें प्रकाश की जो चाल होगा वो सबसे कम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न में से कौन सा आबंध होता है। तो नाइट्रोजन गैस का आबंध त्रिसंयोजी आबंध होता है, जिसे कि आप लोग उसको अगर 7 होता है नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 का आप लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तोड़िएगा तो 2 और 5 आएगा। और जब यहाँ 5 आ जाता है लास्ट में, तो ये अष्टक पुराने के लिए क्या करेगा, 3 ग्रहण करेगा। मतलब लास्ट में इसका संयोजकता क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इसीलिए इसको त्रिसंयोजिक आबंध बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आबंध जो है अक्सर वो संयोजकता पर ही निर्भर करती है, तो इसलिए यहाँ पर इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या, हाइड्रोजन बम जो है किस पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम याद रखें आप लोग नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, जबकि परमाणु बम की बात करें तो वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आता है 31 नंबर, और इसमें आप लोग पूछा जा रहा है कि हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर जैसे दिया गया कि उनकी विद्युत चालकता समान होती है, तो ये गलत है। उनके पास समान क्रिस्टल संरचना होता है, ये भी गलत है। उनके पास समान डिग्री का कठोरता, तो ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई भी दोनों में समानता नहीं है, ग्रेफाइट और हीरा में। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 32 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं। तो कली चूना या अनबुझा चूना हम लोग बोलते हैं CaO को, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बता दूं, भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने के लिए रिक्टर स्केल का माप मतलब प्रयोग किया जाता है, और इसमें जो पाठ्यांक होता है वो 1 से लेकर 9 तक होता है पाठ्यांक। और सिस्मोग्राफ की बात करें, सिस्मोग्राफी का प्रयोग जो है वो जमीन की गति मापने में किया जाता है। तो क्या किसमें किया जाता है, जो भूकंप जिस टाइम आता है तो उस टाइम जमीन की गति क्या है उसको रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है 34 नंबर की, पेशियों में थकान श्रांति निम्नलिखित में किसके संचयन के कारण होता है। जिस पर लोग दौड़ते हैं, ज्यादा दौड़ जाते हैं, उसमें क्या होता है कि पेशियों में लैक्टिक अम्ल जम जाता है। लैक्टिक अम्ल जमने के कारण ही क्या होता है कि थकान कम महसूस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न आ जाता है, इसमें आप लोग पूछा जा रहा है कि बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है। तो बायोगैस का जो अवयव होता है वो मीथेन होता है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर है। बायोगैस में से आ गया अपना गोबर गैस, तो गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है, ये आप लोग को पता है। बाकी बाद आप बात करें उसका एलपीजी का, तो एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन जो है वो अवयव होता है। और बात करें कि जो एलपीजी गैस होता है, खाना पकाने वाला गैस जो होता है, उनमें एक प्रकार का दुर्गंध मिलाया जाता है। तो वो दुर्गंध जो है वो किसका क्या चीज का रहता है, तो याद रखिए वो दुर्गंध जो होता है वो इथाइल मरकेप्टोन के कारण होता है। किसके कारण, इथाइल मरकेप्टोन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि एल्केन का समान सूत्र क्या है। तो एल्केन का जो समान सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है। और CnH2n की बात करें ये होता है एल्किन का, किसका, एल्किन का। एल्किन का हो जाएगा CnH2n, और एल्काइन की बात करें तो वो हो जाता है CnH2n-2, ये हो जाएगा एल्काइन का। तो ये तीनों फॉर्मूला याद रखिए आप लोग। एल्केन का हो गया CnH2n+2, एल्किन का CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 37, सर्वप्रथम आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये क्या था, मेंडल जी ने। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर रहेगा मेंडल। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता था। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत आप लोग को बता दूं अध्ययन किया जाता है पादप के जीवाश्मों का। तो पादप के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है किसमें, पैलियो वनस्पति में। यहाँ पर एक भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बात आप लोग याद रखिएगा कि पैलियो वनस्पति के अंतर्गत जो वो किसका अध्ययन किया जाता है, पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 39, उसमें पूछा जा रहा है आप लोगों की अधिकांश कीट है जो वो शोषण कैसे करता है। कैसे शोषण करता है अधिकांश कीट, वो करते हैं वात तंत्र के द्वारा। किसके द्वारा, वात तंत्र के द्वारा करते। तो ऑप्शन नंबर डी क्या जाएगा प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है। तो रूपांतरित स्तंभ है आलू। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, प्रथम पोषक तत्व के अंतर्गत जो आते हैं वो हरित पादप आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि DNA में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मतलब अम्ल नहीं हो बनाता है।
तो डीएनए कौन सा नहीं बनाता, आप लोग को पता है डीएनए बनाता क्या है, एडेनिन बनाता है, गुआनिन बनाता है, साइटोसिन बनाता है और थायमिन बनाता है, लेकिन टायरोसिन नहीं बनाता। तो ये गलत जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर होगा। टायरोसिन जो है वो डीएनए के द्वारा नहीं बनाया जाता है। और बात करें आरएनए का, तो आरएनए में कौन कौन सा पाया जाता है, तो आरएनए में वही सब पाया जाता है जो कि डीएनए में है, लेकिन एक अंतर होता है कि थायमिन के जगह पर क्या होता है आरएनए में, यूरासिल होता है। थायमिन की जगह पर क्या होता है, यूरासिल होता है आरएनए में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है, वो एमाइलेज एंजाइम है। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है या चर्म को जो स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो विटामिन सी होता है। कौन सा रक्त वर्ग को सर्वदाता कहा जाता है, तो सर्वत्रिक दाता जब ये ओ को कहा जाता है और सर्वग्राही कहा जाता है ए बी को। और आप लोग याद रखें कभी कभी जो है वो चिन्ह दिया जाता है इसमें, तो ये ओ माइनस होता है और ए होता है ओ ए बी प्लस, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सर्वदाता हो गया ओ माइनस, सर्वग्राही हो गया ए बी प्लस। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि हाल ही में किस देश ने नईम तेंदुए का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, तो यह किर्गिस्तान के द्वारा किया गया राष्ट्रीय प्रतीक हिम तेंदुए को। नेक्स्ट प्रश्न है गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को दिया गया है, तो ये दिया गया ओडिशा को। तो ऑप्शन नंबर ये का जगह प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 48 नंबर प्रश्न, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है 48 नंबर में कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया इंदौर एवं सूरत को। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि क्रॉस कोड पुस्तक के लेखक कौन है, तो क्रॉस कोड पुस्तक जो ये लिखा गया है जयदीप मुखर्जी के द्वारा। किसके द्वारा, जयदीप मुखर्जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा, तो ये इटली के द्वारा किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदुबी महोत्सव मनाया गया है, तो चंदुबी महोत्सव याद रखिए आप लोग असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि लोकसभा में कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है, तो ये 5 मतलब सांसदों को चुना गया। और याद रखें आप लोग भारत रत्न पुरस्कार भी आपकी बार 5 लोगों को दिया गया है, और पद्म विभूषण की बात करें तो ये भी 5 लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आता है प्रश्न संख्या 53 की हाल ही में ST/SC छात्रों के लिए योग श्री पहल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा। तो याद रखिए आप लोग पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा ST/SC छात्रों के लिए योग श्री पहल का लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आता है प्रश्न संख्या 54 के हाल में भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौते को मंजूरी प्रदान की है, ये की है इटली सरकार के द्वारा। याद रखें आप लोग भारत ने इटली के साथ जो माइग्रेशन एवं मोबिलिटी समझौते पर मंजूरी जो है प्रदान की है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है यहाँ पर कि भारत ने किस देश से पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए भारतीय रुपये में भुगतान किया, तो पहली बार किया गया ऐसे कि भारतीय रुपये में भुगतान किया है संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 56 और इसमें पूछा जा रहा है कि अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है, कहाँ मिलती है, तो ये सब मिलते हैं उनाई मुडी में। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 57 निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है, तो तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार जब वो राजस्थान है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का हो जाएगा राइट आंसर राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 58 इसमें पूछा जा रहा है आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंड लॉक देश है, तो लाओस एक लैंड लॉक देश है और अफगानिस्तान भी लैंड लॉक देश है। अब बाकी बात यहाँ पर देखें तो बांग्लादेश एक लैंड लॉक देश नहीं है। लैंड लॉक देश कहने का मतलब ये हुआ कि उसके चारों ओर देश ही रहना चाहिए, कहीं भी समुद्र से टच नहीं होना चाहिए। तो बांग्लादेश तो समुद्र से टच होता है, म्यांमार भी समुद्र से मिलता है, लेकिन लाओस और अफगानिस्तान जो है ये दोनों लैंड लॉक देश है, मतलब जमीन से चारों ओर क्या है देश से सटा हुआ है, ना कि समुद्र से। इसलिए ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर होगा ए और बी दोनों है हो जाएगा, लाओस और अफगानिस्तान। और आप लोग को बताया सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री जो है वो कौन सा है, तो वो है सबसे बड़ा लैंड लॉक देश है वो कजाकिस्तान है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है 59 नंबर का है कि सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित
पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो सोमेश्वर श्रेणी जो है वो शिवालिक श्रेणी का भाग है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो सिक्किम राज्य, आप लोग को पता है कि म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करती है सिक्किम। बाकी बाद मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, ये सभी म्यांमार से सीमा साझा करती है। और सिक्किम की बात करें तो ये 3 राज्यों से सीमा साझा करती है, 3 देशों से। एक तो हो गया अपना देश भारत हो गया, भारत तो भारत में सिक्किम है ही। 3 देश कौन कौन सा हो जाएगा जिससे सीमा साझा करती है? वो हो गया भूटान हो गया, फिर बात करें तो नेपाल और चीन। ये तीनों देशों से सिक्किम जो क्या करते हैं, अपना सीमा साझा करती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि क्षेत्रफल के क्रम के में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वो राजस्थान होता है, उसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान नहीं है? तो नीस हो गया, शिस्ट हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी कायांतरित चट्टान है। लेकिन बेसाल्ट की बात करें तो ये कायांतरित चट्टान ना है, बल्कि कौन सा चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। तो याद रखें आप लोग कि ये जो बेसाल्ट है ये कौन सा चट्टान है? ये एक आग्नेय चट्टान है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वो कौन सा सीमा रेखा है? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन सीमा रेखा है। रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। और डुरंड रेखा हो गया भारत और अफगानिस्तान के बीच में, और कभी कभी ये भी रहता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी डुरंड रेखा है। और इंदिरा पॉइंट आप लोग को पता है कहाँ है इंदिरा पॉइंट? ये है सबसे नीचे जो अपना पॉइंट है, दक्षिणी पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार में, वही होता है इंदिरा पॉइंट है। और अगर मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी भाग पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा कन्याकुमारी। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ बात करें तो आ जाता है कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? ये किया गया था, सॉरी आप लोग को बता दूं कि पंचवर्षीय योजना जो है वो कब हुआ था? जवाहर रोजगार गारंटी योजना जो है वो शुरुआत कब किया गया था? तो जवाहर रोजगार योजना जो है वो शुरू किया गया था 1989 ईस्वी में। तो ये जो है राजीव गांधी के समय इसको शुरू किया गया था, जवाहर रोजगार योजना को 1989 में। तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में आ जाता है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो क्या था? 1985 से 1990 था। तो इसी के बीच में आ जाएगा क्या? जवाहर रोजगार योजना। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम में पाई जाती है? तो सिक्किम में पाई जाने वाली जनजाति जो है वो लिम्बू जनजाति है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है नेक्स्ट प्रश्न की 1 से 11 के मध्य जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है? तो ये था 17.70%। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली से प्रसिद्ध कलाकार है? ये भरतनाट्यम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो चंडीगढ़ में है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मिलान करने वाला। इसमें क्या है, आप लोग को एक साइड में जय मंडल आरक्षित क्षेत्र दिया है, दूसरे साइड में राज दिया है, तो उसमें मिलान करना है। तो सिमलीपाल आप लोग देख रहेंगे कि सिमलीपाल जो आरक्षित क्षेत्र है वो कहाँ है? उड़ीसा में है। तो ये हो जाएगा 1 का 4 में मिलेगा। और दिहांग दिबांग जो है वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और नौकरेक आप लोग को पता है कि मेघालय में है। और पोल डेजर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो इस प्रकार मिलान कीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसे आप लोग देख लेंगे, अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, मिलान कर दिया कि कौन सा राज्य में कौन सा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 71 नंबर प्रश्न, और इसमें पूछा जा रहा है आप लोग कि वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो याद रखेंगे आप लोग, यहाँ पर 2 प्रश्न बार बार आता है जो कि कंफ्यूजन वाला है। वन संरक्षण अधिनियम पूछा जाएगा तो 1980 होगा, लेकिन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछा जाएगा तो 1986 होगा। तो ये दोनों प्रश्न आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों प्रश्न बार बार सेट में आता है या परीक्षा में भी आता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसको वायुमंडलीय द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? तो वायुमंडल का जो द्वितीय प्रदूषक के रूप में जाना जाता है वो O3 को जाना जाता है। और बात करें आप लोग को कि प्राथमिक प्रदूषक क्या होता है? तो जो वायु मतलब जो वायु में सीधे मिलते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक प्रदूषक, जैसे कि CO2 हो गया, SO2 हो गया, CO हो गया, ये सभी वायु में
मतलब सीधे मिल जाता है, लेकिन O3 आप लोग को सीधे नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट हो जाएगा कि द्वितीयक प्रदूषक के रूप में हो जाएगा यहाँ पर O3। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो ये लंदन में है, जो कि इंग्लैंड में स्थित है, वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आता है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है पम्पास। और इसको आप लोग याद रखिएगा कि अर्जेंटीना में भी जो घास का मैदान को कहते हैं वो पम्पास ही कहते हैं। और स्टेपिस कहाँ की हो गया, तो स्टेपिस जो है पूर्वी यूरोप में या फिर मध्य एशिया में कहा जाता है। और प्रेरी हो गया उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान, वेल्ड हो गया दक्षिण अफ्रीका का घास का मैदान। और यहाँ पर लास्ट प्रश्न आ जाता है 75वां प्रश्न की, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा है। तो वो चीन है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का 75 क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन था। इसे आप लोग पढ़ के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सब प्रश्न बार बार पूछा जाता है और बहुत सभी क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो इसे आप लोग अच्छी तरीके से अगर नहीं देखें तो एक बार अच्छी से और देख लेंगे, ताकि आप लोग को ये सभी जीके जिस क्या हो जाए, याद हो जाए। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।